हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कक्षा BA द्वितीय वर्ष और पेपर प्रथम रीति काव्य। आज का हमारा प्रमुख विषय है आचार्य कवि केशवदास। केशवदास के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका जन्म, मृत्यु, इनकी प्रमुख रचनाएं और इसके अलावा इनकी प्रमुख रचनाओं के अलावा इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले केशवदास का जन्म। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा में पंडित काशीनाथ मिश्र के यहाँ हुआ था। यानी इनके पिताजी का नाम पंडित काशीनाथ मिश्र था। केशवदास को पांडित्य अपनी वंश परंपरा में उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ था। संस्कृत की प्रकांड पंडित केशव के बारे में विख्यात है कि उनके यहाँ शुक, शुकी और पक्षी तक संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया करते थे। यानी इनका प्रखर पांडित्य जो है वो संस्कृत भाषा के ऊपर था। राजा मधुकर शाह से सम्मानित केशवदास ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत सिंह के गुरु एवं घनिष्ठ मित्र भी थे। बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र ब्रज भाषा से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इन्होंने अपनी काव्य रचना का माध्यम ब्रज भाषा को बनाया, किंतु संस्कृत का परिष्कृत पांडित्य और हृदय के स्थान पर बुद्धि का वर्चस्व केशवदास की रचनाओं में सर्वत्र देखने को मिलता है। केशवदास की मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं। केशवदास ने लगभग 9 रचनाओं की रचना की थी, जिनमें से इनकी पहली और सर्वप्रमुख रचना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है। प्रकाशों में यानी इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो भागों या खंडों के अंदर विभक्त ना होकर प्रकाशों के अंदर विभक्त है। तो इस तरह से रसिक प्रिया में 16 प्रकाश है, जिसका मूल प्रतिपाद्य विषय श्रृंगार विवेचन है। इस ग्रंथ के 13 प्रकाशों में तो श्रृंगार चर्चा ही है और शेष 3 प्रकाशों में अन्य रसों, वृत्तियों और काव्य दोषों का विस्तार से विवेचन किया गया है। इनकी दूसरी रचना है कवि प्रिया। विद्वानों के अनुसार कवि प्रिया का रचना काल 1601 ईस्वी है। कवि प्रिया की रचना केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। इस ग्रंथ में अलंकार निरूपण के साथ साथ काव्य रीति, काव्य दोष आदि का भी विवेचन किया गया है। केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इनके इसी ग्रंथ यानी कवि प्रिया में हुई है। कवि प्रिया के बाद इनका तीसरा प्रमुख ग्रंथ है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका श्री राम के जीवन के ऊपर आधारित महाकाव्य है। केशवदास की गणना राम भक्त कवियों में भी होती है। इनका जो रचना काल है वो भक्तिकालीन कवियों के समानांतर है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं उनकी प्रमुख प्रवृत्ति रीति होने के कारण इनको हम रीति काल के कवियों में गिनते हैं। तो इनकी जो रामचंद्रिका है वो श्री राम के जीवन के ऊपर आधारित है। रामचंद्रिका के अंदर इन्होंने श्री राम के उदात्त चरित्र का वर्णन किया है और इसके अंदर सबसे अधिक सफलता इनको संवाद योजना में मिली है। संवाद योजना में भी अंगद और रावण संवाद जो है वो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ संवाद कहा जा सकता है। इनकी रामचंद्रिका के बाद इनकी जो चौथी रचना है वो है रतन बावनी। रतन बावनी के अंदर इन्होंने ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन की वीरता का वर्णन किया है और साथ ही इसके अंदर इन्होंने 52 छंदों का प्रयोग किया है। इस वजह से इस रचना का नाम रतन बावनी रखा गया। वीर सिंह देवचरित इनकी अगली रचना है। वीर सिंह देवचरित के अंदर इन्होंने राजा वीर सिंह देव के वीरतापूर्ण कार्यों और जीवन की सजीव प्रस्तुति की है। और वीर सिंह देवचरित में 33 प्रकाश मिलते हैं, यानी 33 भाग या 33 खंड हम बोल सकते हैं, वो मिलते हैं। इनकी अगली रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता केशव की विवेक कला का अनूठा उदाहरण है, जिसमें हृदय की अपेक्षा बुद्धि और विवेक पर अधिक बल दिया गया है। विज्ञान गीता के बाद इनकी अगली रचना आती है जहांगीर जस चंद्रिका।
जहांगीर जस चंद्रिका 200 छंदों की संवाद प्रधान एक प्रबंधात्मक रचना है। इसके अंदर इन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर के चरित्र का चंद्रिका के समान गान किया है, इसलिए इस रचना का नाम जहांगीर जस चंद्रिका है। जहांगीर जस चंद्रिका के बाद इनकी अगली रचना है नखशिख। नखशिख के अंदर इन्होंने नायक और नायिका दोनों का नख से लेकर शिख तक रीतिकालीन परंपरा के अनुसार सौंदर्य वर्णन किया है। इनकी अगली रचना है छंदमाला। छंदमाला के अंदर इन्होंने काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार रस अवयव, नायक नायिका भेद, अलंकार भेद और उनका सुधारण वर्णन किया है। इन सब के अलावा प्रमुख रूप से छंदमाला में मात्रिक और वर्णिक छंदों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इन्होंने छंदों के ऊपर अपना मौलिक चिंतन यानी इनका खुद का स्वयं का चिंतन इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस तरह से कवि केशव दास की 9 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें सबसे पहली रसिक प्रिया, जिसका रचना काल विद्वानों के अनुसार 1591 ईस्वी। दूसरी रचना कवि प्रिया, जिसका रचना काल 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका, रचना काल 1601 ईस्वी। रत्न बावनी, जिसका रचना काल है 1607 ईस्वी। और इनकी अगली रचना है वीर सिंह देव चरित्र, जिसका रचना काल भी 1607 ईस्वी माना जाता है। और इसके अलावा इनकी अगली रचना है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता का रचना काल कई विद्वानों ने 1607 ईस्वी माना है, वहीं पर कई विद्वानों ने इसका रचना काल 1610 ईस्वी होना स्वीकार किया है। इनकी अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, जिसका रचना काल 1612 ईस्वी है। नखशिख और छंदमाला के रचना काल के बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इस तरह ये केशव दास की 9 रचनाएं हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इनकी प्रमुख रचना की हम भाषा के बारे में बात करते हैं। इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है और इनका जो पांडित्य था वो संस्कृत भाषा के अंदर था, लेकिन क्योंकि बुंदेलखंड की भाषा ब्रज भाषा होने के कारण इन्होंने अपने काव्य की रचना जो है वो ब्रज भाषा में की है। केशवदास का पांडित्य गंभीर, प्रखर, स्वतंत्र चिंतन एवं असाधारण प्रतिभा के कारण परवर्ती कवियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और इसी कारण परवर्ती कवियों ने केशव को उचित सम्मान दिया। केशवदास भक्ति काल रचना काल के अनुसार केशवदास भक्ति काल के अंदर आते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं जो है वो रीतिकाल की परंपरा के अंदर आती है। इसीलिए आचार्य श्याम सुंदर दास और आचार्य गुलाब राय ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कहा है। श्री श्याम बिहारी मिश्र ने केशवदास को रीतिकाल का संस्थापक आचार्य कहा है। केशवदास सफल आचार्य और कवि दोनों थे, हालांकि उनके काव्य में काव्यत्व और भावों की कलिष्टता अवश्य विद्यमान है और स्थान स्थान पर केशवदास का हृदय शुष्क जान पड़ता है, क्योंकि मार्मिक स्थलों पर केशव इतना नहीं रम सके जितना बुद्धि का विलास दिखाया। रामचंद्रिका जैसी महाकाव्यात्मक कृति भी इसका अपवाद नहीं है। कुछ प्रसंगों को छोड़कर कवि ने अधिकांशतया हृदयहीनता का ही परिचय दिया है। भाव, भाषा, कल्पना, अलंकार आदि का क्लिष्ट प्रमाणन करना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। इसीलिए केशवदास को परवर्ती कवियों ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि जैसी संज्ञाओं से अभिहित किया है। रामचंद्रिका राम जैसे उदात्त चरित्र को लेकर लिखी गई प्रबंधात्मक रचना होने के बावजूद घटनाओं का लेखा जोखा और उनका संग्रह मात्र बनकर रह गई है। इन सब आक्षेपों को नज़रअंदाज करके ही हम केशव का वास्तविक मूल्यांकन कर सकते हैं। आचार्यत्व की प्रतिभा के कारण भले ही रामचंद्रिका की कथा, पात्र, मार्मिक स्थल, प्रकृति छटा इत्यादि
मरुस्थली में बदल गई हो, लेकिन जहाँ कवि का हृदय काव्यत्व में रमा है वहाँ रामचंद्रिका भावपूर्ण बन पड़ी है। जैसे राम दशरथ मरण, सीता हरण के बाद राम का विलाप, लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का विलाप आदि ऐसे ही प्रसंग है जहाँ पर भाव पक्ष अधिक सबल बन गया है। रामचंद्रिका का सबसे सबल पक्ष और उसकी सर्वाधिक प्रसिद्धि का कारण है उसकी संवाद योजना। रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है संवादों में। रामचंद्रिका के संवादों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना, मर्यादा और आदर्श युक्त होना, व्यंग्य से पूर्ण नाटकीयता का समावेश आदि। यही नहीं, केशवदास की रामचंद्रिका राम आख्यान परंपरा को ब्रज भाषा में आगे बढ़ाती है। केशव द्वारा ब्रज भाषा का साहित्यिक प्रयोग और उसमें अभिनय प्रणाली को महत्व देना, लोकोक्ति मुहावरों को महत्व, ओज गुण युक्त गोड़ी रीति का निर्वाह है और राजस्थानी, बुंदेलखंडी, संस्कृत भाषाओं के शब्दों का यथासंभव सार्थक प्रयोग ब्रज भाषा को अनूठा बना देते हैं। केशव का कला पक्ष इसी कारण पांडित्य और आचार्यत्व की छाप छोड़ता है। भाषिक कवि आचार्यों में केशवदास की मौलिक कल्पना उन्हें रीतिकालीन कवियों में पृथक करती है। और क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनका रसिक प्रिया ग्रंथ 1591 ईस्वी में, यानी रीतिकालीन परंपरा में सबसे पहला ग्रंथ रसिक प्रिया आता है, तो इसी वजह से आचार्य गुलाब राय और आचार्य श्याम सुंदर दास ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक तक कहा है।